जोहार मास्टर जी, राउत की भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और बताइए, घर परिवार का, खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है? घर परिवार, गांव देहात एकदम बढ़िया मास्टर जी। और खेती बाड़ी में तनी बहुत कोनो कोनो चलत रहेला ऊंच नीच। हाँ। ये बात तो है। लेकिन ये ऊंच नीच क्या है, हाँ। खेती बाड़ी की नई से नई जानकारियाँ क्या है, इसी से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हाँ मास्टर जी। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चलिए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सुई विधि द्वारा गेहूं की खेती करने पर मिलेगा प्रोत्साहन राशि। सिंचाई वाले पंप की करें विशेष देखभाल। निकाई गुड़ाई के लिए उत्तम कृषि यंत्र है डच हो। अनाजों के उत्पादन और किसानों के कल्याणार्थ राज्य में कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से कृषि निदेशालय की एक महत्वपूर्ण योजना है सुई विधि द्वारा गेहूं की खेती करने पर प्रोत्साहन राशि देने की योजना। इस योजना के तहत सुई विधि से गेहूं की खेती करने पर 1,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से कृषकों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जो किसान भाई अपने खेतों में सिंचाई के लिए डीजल पंप का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपने डीजल पंप को चलाने के समय और उसके रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ताकि पंप हमेशा चुस्त दुरुस्त रहे और ज्यादा दिनों तक आपका साथ दे। डीजल इंजन की देखभाल संबंधी बातें बता रहे हैं हमारे कृषि यंत्र विशेषज्ञ। किसान भाइयों, आपको सिंचाई के लिए जो डीजल इंजन है उसकी कैसे देखभाल करें, इसके बारे में हम बताते हैं। आप उसको क्या करें कि जब सुबह में जब उठते हैं, जब ले जाते हैं किसान में, उसके पहले उसका सारा नट बोल्ट चेक कर ले और वो देखें कि आपका डीजल है कि नहीं, और जो पाइपलाइन है, फ्यूल लाइन है, उसमें एयर निकला हुआ है कि नहीं, ये सब सारा चीज़ चेक कर ले, उसके बाद ही उसको चालू करें। रबी फसलों में गेहूं हमारे यहाँ प्रमुख रूप से लगाया जाता है। गेहूं की बेहतर उपज पाने के लिए किसान इसके उन्नत प्रभेदों में के 9107 नामक प्रभेद की बुआई कर सकते हैं। गेहूं के इस प्रभेद को विलंब से भी बोया जा सकता है, परंतु समय से इसकी बुआई करने पर ज्यादा लाभ होगा। चने की फसल में रोग और कीटों के प्रकोप से फसल को बहुत सारी हानि होती है। चने में लगने वाले प्रमुख रोग हैं उकठा रोग और जड़ गलन। साथ ही फली आने के समय उनमें फली बेधक कीट के लगने की संभावना रहती है। चने में लगने वाले इन रोगों और कीटों से कैसे निजात पाया जाए, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। उकठा रोग और जड़ गलन रोग, इससे बचने के लिए बीज को उपचारित करें। कार्बनडाजिम है या बावस्टीन, इससे बीज को उपचारित करें। कीड़ा मुख्य लगता है इसमें चना जो फली छेदक, इससे बचने के लिए, ये कीड़ा तब लगता है जब पौधे में फली आने लगती है। इससे बचाव के लिए एक दवा है, इसका नाम है इंडोक्साकार्ब। ये 0.5 या जिसको आधा ml दवा 1 लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार 10 दिन के अंतराल पर अगर छिड़काव करते हैं तो इस कीड़े से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। कृषि उपकरण कृषि कार्यों में किसान की मदद कर खेतीबाड़ी को आसान बनाता है। कृषि उपकरणों की श्रृंखला में एक नाम है डच हो। ये उपकरण वैसे तो निकाई गुड़ाई कार्य के लिए है, परंतु इससे और भी काम किए जा सकते हैं। इस उपकरण का नाम है डच हो। ये उपकरण वैसे तो फसलों में निकाई गुड़ाई के काम को आसान करता है, लेकिन इस उपकरण द्वारा खेत में नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई करने में सक्षम इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। पहले बाप दादा लोग जो खेती करते थे उसमें खर्चा ज़्यादा होती थी, आमदनी कम होती थी, लेकिन आत्मा से जोड़कर और जो वैज्ञानिक तरीक़ा से खेती झारखंड अलग होकर आत्मा आई है, उस समय से हर चीज़ में कम खर्चा में अच्छा तरीक़ा से धान की खेती हो चाहे और रबी फसल की खेती हो, यही सब बता के किसानों को बहुत लाभदायक हो रही है। ऐसा होता था कि अगले खेती में ज़्यादा मेहनत लगता था, ज़्यादा पैसा खर्चा होता था, लेकिन कृषि लाभदायक नहीं होती थी। लेकिन अभी सही ढंग से किसान करे तो
माने बाहर की प्लान छोड़कर माने एक नौकरी की तरह करे तो 8 घंटा नहीं, हम मैं तो कहता हूँ 4 घंटा भी जो सुबह और शाम करे तो आराम से दिन में वो 250 से 300 रुपया माने कमाई कर सकता है और अच्छा आमदनी कर सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डाल लेते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की मंडियों में दलहनी अनाजों को छोड़ बाकी अनाज अपने पूर्व के मूल्यों पर कायम है। दलहनी अनाजों में नरमी का रुख है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों में तेजी जारी है, परंतु बाजारविदों का मानना है कि आने वाले समय में सब्जियों के दाम घटेंगे। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9400 रुपए। आलू न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए और प्याज न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी समाचार तो बढ़िया बढ़िया बताया दिली, नया नया जानकारी दे दिली, मौसम कर हाल, मंडी कर भाव सब के बड़ा बढ़िया से बताया दिली रहो। और आप उकर बाद बारी आ जाएगा कि हम अपन समस्या कर समाधान। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत अच्छी तरह याद है। हाँ। आपने पिछली कड़ी में कौन सी बात पूछी थी अंत में, हाँ, है ना? तो, हाँ। ये बात भी करेंगे और ढेर सारी जानकारियों की बात करेंगे, लेकिन ये वक्त है छोटे से विराम का। मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम के बाद सब देखो या मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मास्टर जी राउर के तो ध्यान ही है, फिर भी एक बार पूछा थी राउर से कि अगर हमरे मुर्गी कर बात कर रही तो बत्तख अगर पोसे खोजब और संगे संगे मछली भी तो उकर बारे यानी मछली पालन और बत्तख पालन कैसे करें, हाँ, है ना? हाँ, ये आप जानना चाहती हैं। हाँ। तो किसान भाइयों, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने तालाब एक ले रखा है, आपके पास तालाब की सुविधा है, तो आप मुर्गी और बत्तख का पालन करेंगे, दोनों एक साथ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आर्थिक लाभ होगा। आप कैसे करेंगे, कैसे इसका प्रबंधन करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, आइए इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर किरण सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय चुना है मछली के साथ साथ बतख पालन के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर किरण सिंह। आइए इनका स्वागत करते हैं। मैडम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैडम, जैसा कि हम देखते हैं कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में या कहें कि ग्रामों में प्रत्येक घर के आसपास तालाब या पोखरा होता है, तो उसमें हमारे किसान भाई जो हैं
मछली पालन करते हैं तो उसके लिए वो किस प्रकार की तैयारी करें और क्या क्या सावधानियां बरतें? झारखंड के करीब करीब आप सभी ज़िलों में चले जाएं तो आप देखेंगे कि गांव में कई जगह पे आप देखेंगे कि घर में किसान भाई छोटा तालाब जरूर रखते हैं। और ख़ासकर जब आप इधर कोल्हान बेल्ट में आते हैं तो ये तालाब उनका एक कल्चर से भी जुड़ा हुआ चीज़ है। ये छोटे तालाब जो होते हैं, कई जगह पे है कि तालाब में पानी सूख जाता है जनवरी फरवरी में, पर कई तालाब ऐसे भी हैं जिसमें सालों भर पानी रहता है। तो वैसे जो तालाब हैं जो वार्षिक तौर पे सूखते नहीं है, जिसमें पानी रहता है, तो किसान भाई वैसे तालाब में आप जो काम करते हैं, आप अपने नहाने धोने का वो तो करें ही, साथ में आप उसमें मछली पालन करें और वो मछली पालन के साथ साथ बतख पालन करें। तो ये जो दो समन्वय है मछली पालन के साथ बतख का, तो ये काफ़ी मायने में किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद है। दूसरी जो बात है कि इसमें छोटी तकनीक है, किसान भाई कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि मछली पालन में देखेंगे कि जो छोटे तालाब होते हैं, जब उसमें आउटलेट बढ़िया नहीं दिया जाता है, मतलब पानी का निकास अगर जो सही ना हो, तो कई बार पानी बारिश के समय में 2-3 दिन जो अगर बारिश होती है तो पानी ज़्यादा देर तक टिके रहने से और उसमें एक जहरीलापन आता है, कई बार ऑक्सीजन की कमी होती है और मछलियाँ मरती है। तो जब आप मछली के साथ बतख पालते हैं तो ये समस्या आपको नहीं आएगी। ये बतख जो है तैर कर जो पानी का जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा को भी बढ़ाते हैं, साथ में जो एक एनारोबिक कंडीशन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वो नहीं होती है। इसलिए किसान भाई अपने तालाबों में अगर आप मछली का पालन कर रहे हैं तो मछली के साथ साथ तालाब भी पालें। दूसरा जो आपको ध्यान देना है कि जब आप मछली पालते हैं तो एक मल्टी कल्चर करें। मल्टी कल्चर कहने का मतलब कि आप सिर्फ उसमें रोहू ना छोड़ें, सिर्फ मृगल ना छोड़ें, आप रोहू, कतला और मृगल, और साथ में अगर तालाब में हरापन ज़्यादा है, कुछ उसमें घासीय पत्ते, घासीय वनस्पति हैं, तो आप ऐसे में ग्रास कार्प जो घास खाने वाले मछली के नाम से जाने जाती है, तो उसके ये 4 कॉम्बिनेशन में आप मछली का जीरा किसान भाई अपने तालाब में डाल सकते हैं। पर जीरा का जब आप संचयन करते हैं तालाब में, उसके पहले किसान भाई आपको ध्यान देना है कि तालाब को हम मछली पालन के लिए तैयार कैसे करें। अगर आप पहली बार मछली पालन करने जा रहे हैं तो तालाब से आपको जो तालाब की खाऊ मछलियाँ होती है, जो देशी मछलियाँ खाऊ होती हैं, उनको हटाना होगा। और उनको हटाने के लिए है कि अगर आपने उसकी हार्वेस्टिंग कर लिया है, फिर भी आप जाल फेंक के हार्वेस्टिंग कर लें। वो खाऊ मछलियाँ भी गांव में काफ़ी लोग चाव से खाते हैं, और अगर उसके बाद भी बचे हुए हैं तो उसको आप उसमें दवा डालकर उसको मार दें, और वो मरने के बाद वो किनारे आ जाती है और उसको पानी से हटा दें। खाऊ मछलियों को जब आप हटा देंगे तो जब आप रोहू, मृगल, कतला का कॉम्बिनेशन डालते हैं तो उस जीरे का वो भक्षण ना करेंगे, खाना उसको नहीं खाएंगे, और वो आपके तालाब में बचा रहेगा। और मछली में ज़्यादातर देखा गया है कि मोर्टालिटी होती है। जीरा जो आप डालते हैं तो कहीं कहीं पे 30 से 40% मोर्टालिटी भी हो जाती है डालने के बाद। तो जीरा का जब आप चयन करते हैं तो आप थोड़ा बड़े साइज का जीरा लें, अंगुलिका लें। अगर आपको अंगुलिका मिल रहा है, अंगुलिका नहीं मिल रहा है तब आप जीरा डालें। और जीरा जब आप डालते हैं तो अगर आपका तालाब 1 एकड़ का है तो पहली बार जब आप डाल रहे हैं तो उसमें 5 से 7 हज़ार जीरा पर एकड़ के हिसाब से डालिए, संचयन कीजिए। और डालने से पहले पानी का जब आप खाऊ मछलियों को हटा देते हैं उसके बाद उसमें कैल्शियम, मतलब आप चूना ज़रूर डालें। और चूना ज़्यादा नहीं, 1 एकड़ का तालाब है अगर, तो आप उसमें 5 से 8 किलो चूना डालिए। और ये डालने का जो अंतराल होगा ये 15 से 20 दिन का होगा। और करीब 2 बार चूना डालने के बाद उसमें फिर गोबर भी आप डालें। गोबर से क्या होता है किसान भाई कि मछलियों के लिए खाना बन जाता है,
और जब भरपूर मात्रा में तालाब में खाना होगा तो मछलियाँ ज़रूर अच्छी होंगी और उनका वेट भी अच्छा खासा बढ़ेगा। इसलिए गोबर का प्रयोग ज़रूर करें। गोबर का प्रयोग करने में अगर कोई सामाजिक समस्या आती है तो आप उसको गोबर को एक कोने में प्रयोग कर सकते हैं, एक कोने में डाल दें ताकि पूरा का पूरा पानी गंदा ना हो और उससे धीरे धीरे पानी में खाना बनता रहेगा और तब आप मछलियों का संचयन करें। संचयन करने के बाद आपको तालाब का मॉनिटरिंग बढ़िया से करना है कि आपको देखना है कि जो मछली हम लोग डाले हैं तो वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। उसके लिए आप नेट एक ख़रीद लें किसान भाई, और नेट से आप जो पानी में खाना होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन, जो प्लैंक्टन होता है, उसका भी जांच हो जाता है कि पानी में वो है कि नहीं। और अगर जब दिखता है कि नहीं है तब आपको उसमें गोबर डालना पड़ेगा और साथ में अतिरिक्त खाना भी देना है। अतिरिक्त खाना देने का मतलब है कि आप अगर बाहर से ना खरीद के जो आपके यहाँ घर में उपलब्ध मछलियों का खाना है, जैसे कि चावल का जो छिलका जो निकलता है धान के कूटने के बाद, वो जो चावल के टुकड़े के साथ मिला हुआ छिलका होता है वो आप डालें। साथ में आपके पास अगर जो ये खल्ली है, जैसे सोयाबीन की खल्ली है या फिर आपके पास सरसों की खल्ली है, तो ये खल्ली भी आप मछली के खाना के लिए यूज़ कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। और खाना देने का जो तरीका भी आप अपना लें कि उनको एक सही समय से हर दिन आपके पास जो खल्ली है, चावल का टुकड़ा है, वो सभी का एक गोला बना के एक सही निश्चित समय पर जब आप तालाब में फेंकेंगे तो देखेंगे कि सभी मछलियाँ निश्चित जगह पे निश्चित समय में आके वो बिल्कुल वहाँ पे रहती हैं और वो जब आप भोजन डालेंगे तो उनको सबको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो देखा किसान भाइयों, मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी मछली के साथ साथ बतख पालन के बारे में। मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मास्टर जी, ये जानकारी तो बड़ा बढ़िया मिल गया और हमके बुझाला कि जे भी किसान भाई बहन मन कर करे खोजबे मछली पोसे खोजबे से मन के फायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जाने खोजत मास्टर जी कि हमरा अपन खेत बाड़ी में एगो नींबू का गाछ लगा देला और बड़ा बढ़िया से नींबू फैल जाएला, तो इकर का जे हमरे उपयोग करीला नींबू कर, तो इकर का फायदा है और अगर बढ़िया से इकर खेती करे है तो का करे। देखिए भाई, नींबू जो है हमारे किसान भाई भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसका काफ़ी औषधीय गुण भी है ना। और अगर इसको लंबे समय तक आप परिरक्षित करके रखते हैं तो आप इसका काफ़ी खुद भी लाभ उठा सकते हैं और इसकी बिक्री करके आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो नींबू के औषधीय गुण क्या हैं और इसका परिरक्षण कैसे करेंगे, आइए इसी पर आज बातचीत करते हैं क्या। तो हमारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कंचन माला, आइए इनसे इस बारे में जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज आई हुई है कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा में, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कंचन माला जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, आज हमने विषय चुना है कि नींबू के औषधीय गुण और इसके परिरक्षण क्या है। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि नींबू के औषधीय गुण क्या है। नरेश जी, नींबू जो है उसे हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। ऐसा है कि ये एक अम्लीय नींबू है और एक मीठा नींबू होता है, जिसे एसिड लेमन और स्वीट लेमन कहते हैं। तो जो एसिड लेमन है वो हमारे झारखंड में बहुतायत में पाया जाता है और किसान भाई आसानी से इसका उत्पादन ले सकते हैं। यहाँ की जलवायु, मिट्टी जो है बहुत ही उपयुक्त है और ये जो है कागजी नींबू जो है का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा होता है यहाँ झारखंड में, और ख़ास करके हमारे पश्चिमी सिंहभूम में इसका उत्पादन जो है आसानी से लिया जा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं किसान भाई, आप सब ये विटामिन सी का मुख्य स्रोत है और ये विटामिन सी का मुख्य स्रोत होने के कारण ये जो है स्कर्वी निवारक है और अम्लीय होने पर भी यह पित्तनाशक है। और इसका यह इतना महत्वपूर्ण है शरीर के लिए कि जो हमारे शरीर में जो एंजाइम्स हैं और हार्मोन्स हैं उसको बनाने में तो सहायक है ही है। इसके साथ ही साथ जो हमारे शरीर में जो आंतरिक क्रियाएं हो रही है, जो फिजियोलॉजिकल क्रियाएं होती हैं, वो भी रुक जाएंगी इसकी कमी के कारण।
क्योंकि यह जो है ये कोशिकाओं के बीच में एक सीमेंटिंग तत्व का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, और हमारे विभिन्न संस्थान और ऊतकों को यह को जोड़ कर रखने का काम करता है, तथा इसे समुचित इसके विकास में सहायक है यह। और इस तरह से जो है ये इसका जो महत्व है हड्डियों के बनने में, रक्त के बनने में, सब में सहायक है। और इसकी कमी के कारण बच्चों में जो है इनके दांतों और मसूड़ों का जो है समुचित विकास नहीं हो पाता है। बच्चों के जो है हड्डी जो है कमज़ोर हो जाती है। और जो गर्भावस्था में अगर माँ है तो उनमें माँ में हमेशा शिकायत होती है कि उनके हड्डियों में दर्द होता है, उनके रीढ़ की हड्डी जो है झुक जाती है। तो ये सारे जो है विटामिन सी की कमी के कारण इस तरह का पाया जाता है। और विटामिन सी जो है के कारण जो है हड्डी जो है इतनी कमज़ोर हो जाती है, और जो कार्टिलेज होते हैं वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हल्के झटके से भी टूट जा सकते हैं। दांतों और मसूड़े भी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, उनका समुचित विकास नहीं होता है बच्चों में। और बड़ों में भी बहुत सारी जो डिफॉर्म हो जाते हैं तो बहुत सारी शिकायतें होती हैं। रक्त में विटामिन सी की उपस्थिति जो है रक्त में आयरन के अवशोषण को बढ़ा देता है। और अगर इसकी कमी होती है तो हीमोरेज नामक एक हीमोरेज होता है। शरीर के आंतरिक भाग में जो नसों में नसें टूट जाती हैं और अपने आप रक्तस्राव होता है। और इसको देखा जा सकता है, शरीर की त्वचा से बाहर से ही दिखता है। नीले और लाल रंग के त्वचा पर धब्बे दिखाई देते हैं और यह हीमोरेज कहलाता है। ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और इससे जो हीमोरेज जो है वो दांतों और मसूड़ों में भी हो सकता है इस तरह के। और शरीर के किसी भी भाग में इस तरह के विटामिन सी की कमी से होता है। जैसे आपके हृदय का फूल जाना और शरीर का फूलना, ये भी विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है। साथ ही साथ किसान भाई इसका रस के प्रयोग से जो ज्वर है और मस्तक पीड़ा है, उदर शूल है, मंदाग्नि और जो आम वात है, इन सब का नाश होता है। कृमि का नाश होता है, पेट में जो कृमि हो जाते हैं उसका भी नाश होता है इसके लगातार प्रयोग करने से। साथ ही साथ प्राचीन काल से ही इसका रस को सौंदर्यवर्धन में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये सौंदर्यवर्धन में भी औषधीय महत्व का है। केश निखार के लिए, जैसे इसके आंवला के गुदा के साथ इसका प्रयोग करने से केश में निखार तो आता ही है, रूसी का भी नाश हो जाता है। तथा बेर के 10-15 पत्ते और 1 चम्मच मेथी के गुदा में अगर नींबू के रस को मिलाकर हम इसका प्रयोग करते हैं तो केश मुलायम हो जाते हैं और कंडीशनर का काम करता है। शरीर के अंग पर भी अगर नींबू के रस और मधु को मिलाकर इसका मसाज किया जाता है तो इसमें निखार आता है। चेहरे पर मसाज करने से इसके दाग धब्बे, झुर्रियाँ और मुँह से दूर होते हैं। और जो अंडे की जो सफ़ेद वाली भाग है उसमें नींबू का रस मिलाकर चुपड़ने से चेहरे पर और गुनगुने पानी से धोने से चेहरे पर भी निखार आ जाता है। जी, ये तो हो गई नींबू का प्रयोग करने से माने सौंदर्यीकरण के बारे में। जी, अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं इसके परिरक्षण वो कैसे करेंगे। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है किसान भाई। जब नींबू बहुत अत्यधिक मात्रा में होने लगता है और नहीं बेच पाने की स्थिति में आप इसका परिरक्षण कर सकते हैं। आप 1 किलो नींबू में 200 ग्राम नमक डालकर पहले नींबू को धो लें और उसे रगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नींबू को धोने के बाद उसका पानी को सुखा दें और किसी जार में रख के 1 किलो नींबू में 200 ग्राम नमक डाल दें और आप इसे धूप में लगातार रखें। ये अपने आप इसमें पानी आ जाएगा और ये नींबू को गलने दें आप। नींबू उसी पानी में जो पानी छूटेगा उसमें गल जाएगा नींबू करीब 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन में। इसके बाद उसे आप काट लें और बीजों को निकाल दें। नींबू को 4 फाँक में या 4 फाँक या 8 फाँक करके काट लें और किसी ग्लास जार में रखते जाएं। और उसमें आप 1 किलो में आप 100 ग्राम नमक और 50 ग्राम लाल मिर्चा का पाउडर उसमें डालें और उसे अच्छी तरह से मिलाकर अचार के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, मैडम ने नींबू के औषधीय गुण और इसके परिरक्षण के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। इन जानकारियों का आप लाभ उठा सकते हैं। मैडम इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आपका। तो मास्टर जी नींबू कर गुण और ओकर परिरक्षण दुइयों कर जानकारी बड़ा बिल्कुल बढ़िया देखिए ना, समझ गेलक। अब नींबू क्या है कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो बाद में थोड़ा सा भी नींबू मुंह में रख लेते हैं तो मन अच्छा लगने अच्छा लगता है, हाँ, है ना। तो सही तो कहा कि- ऐसी ही ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें हम करते रहना चाहते हैं, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। क्यों? आज ले तो बाकी आगे मिलब और नया नया बढ़िया बढ़िया ढेर जानकारी लाना। और बात होगी जे समस्या हुई जे और जाने खोजो से के लिखू और लिखे ले हमरे के पता नोट करूँ। कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इस पते पर आपके खतों का हमें रहेगा इंतजार। अब हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में आप होंगे, हम होंगे और होगा आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन। जोहार।